सपोज करें सबसे पहले यहाँ पर हम f का कॉलम बना लें, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज के लिए अनग्रुप हुआ, अनग्रुप की वैल्यू आ गई। हम अब इसको अगर ग्रुप के साथ करना चाहें तो हमें f चाहिए, f का कॉलम चाहिए। लेट्स से 1 2 3 एंड 5 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ गिवन है। तो हम क्या करें, देखें, अगर आप 1 ओवर एक्स फाइंड करते हो ना, 1 ओवर एक्स आपने फाइंड किया, तो आपका एक काम क्या है, आप कह दो f इंटू 1/x, या इसको आप कह दो f डिवाइड बाई एक्स, सेम मीनिंग में बनती है। अब यहाँ पर आपका ऑलरेडी 1 ओवर एक्स का कॉलम आ चुका है ना, तो f के एक एक वैल्यूज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर f 1 ओवर एक्स आ जाएगा। अगर सपोज कर ले आपके पास ये x का 1 ओवर एक्स का कॉलम आपने नहीं बनाया, क्योंकि ग्रुप डेटा के अंदर आपने ये नहीं बनाना होता, तो अगर आपने नहीं बनाया, सपोज कर लो, ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, f ओवर 1 ओवर एक्स। f ओवर 1 ओवर एक्स का मतलब क्या है कि 1 डिवाइड बाई 2, इसी तरीके से आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरीके 4 डिवाइडेड बाई 3 और 5 डिवाइड बाई 5, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, f डिवाइड बाई एक्स। अगर आप f डिवाइड बाई एक्स करते हो या हर एक का 1 ओवर एक्स फाइंड करके f से मल्टीप्लाई करते हो, तो सेम मीनिंग में आता है। अगर आप क्या करते हो, 1 बाई एक्स फाइंड करते हो सबसे पहले, फिर 1 बाई एक्स के कॉलम को f के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, ईच वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। या आप क्या करते हो, 1 और x नहीं फाइंड करते, ठीक है, f की एक एक वैल्यू को डिवाइड कर लेते x की एक एक वैल्यू से, तो सेम आंसर आएगा जो आप f मल्टीप्लाई करोगे 1 ओवर एक्स से। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी, ये देखें, आप करो f इंटू 1 ओवर एक्स, या आप कह दो f डिवाइड बाई एक्स, तो इसका मतलब सेम आता है। कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, मीनिंग सेम है, और कैलकुलेशन का आंसर भी सेम है। इसमें क्या है कि आपने x का कॉलम बनाना है, फिर f से मल्टीप्लाई करना है। f और x का मतलब क्या है कि ये जो बीच वाला ये वाला कॉलम है, ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली f1 1x कर दें। तो हम लोगों ने क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, f डिवाइड बाई एक्स। तो f डिवाइड बाई एक्स करने के बाद जो आंसर आएगा, समीशन f करके डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड बाय समीशन f ओवर x। तो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको कहेंगे हार्मोनिक मीन। तो ये हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। ठीक हो गया, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। और बेसिक स्टैट्स की बुक ले लीजिएगा अपने, आपका जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर भी गिवन है, लेकिन उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। उसमें जब आप करेंगे तो आपको मजीद क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक स्टैट्स में से। तो जो मैंने आपके सामने डिस्कस के लिए देख लीजिएगा, आप उसके एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं ना, एक एक देखें, एक एक आपको टेबल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है, तो उससे आपको कम से कम पता चलेगा कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, बाकी इसकी एप्लीकेशन साथ साथ आती जाएगी, तो आप देखते रहेंगे कि क्या क्या इसको हम लोग किस तरीके से लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 हो गए। हमारे पास एक मैयर है मेन, उसके सब आपके पास मैयर्स आ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो हमारा टॉपिक है, वो हमारे पास आता है, हम कहते हैं इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इनमें रिलेशन है। इम्पेरिकल का मतलब होता है डिफाइंड, डिफाइंड, डिफाइंड रिलेशनशिप, ऑलरेडी डिफाइंड। किसने किया, रिसर्च ने किया। ठीक है, डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू 3 मैयर्स। मेन मैयर एवरेज क्या है, एक्स बार है, उसके सब मैयर्स क्या है, 3। तीनों हमारे पास क्या इनका रिलेशनशिप आता है। तो अब आपने ध्यान में रखना है, पहला रिलेशनशिप हमें कहता है, अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सिग्निफिकेंस। पहला हमारे पास आता है कि हमेशा एक्स बार जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसको ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि इक्वालिटी का जो साइन है, यानी इक्वालिटी जो है, इनमें बहुत मिनिमम वे से आता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स बार ग्रेटर देन जी एम विच इज़ ग्रेटर देन एच एम, हमेशा होगा। आप सपोज कर ले कैसे हो, कैसे हम कर सकते हैं, लेट से कल हम लोगों ने उसमें क्लास में परफॉर्म किया डेटा को, डेटा के ऊपर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। लेट से आप अनग्रुप का डाटा ले लें, वो जो मैंने कल आपको अप्लाई करके दिया है, उस अनग्रुप का जीएम भी फाइंड करें, उसी अनग्रुप का एचएम भी फाइंड करें, तीनों के आंसर जो है ना लेके चलें। अरिथमेटिक मीन का आंसर ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हार्मोनिक मीन से ज़्यादा होगा। तो ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप है जिसको आप अपने माइंड में रखें। और इक्वल टू, क्योंकि ये आपके पास दिया ऐसे गया था कि कभी डेटा ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एवरेज हो गए, लेकिन वो बहुत मिनिमल की बात की है उसने।
लेकिन आपके पास अगर पेपर में आता है कि एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, तो हमने ये वाला सेलेक्ट करना है। अगर सपोज के लिए इक्वल के साइन के साथ सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा कि हमेशा एक्स बार जो है मीन जो है वो बड़ा होता है जीएम से, और जीएम बड़ा होता है हमेशा हार्मोनिक मीन से। ठीक हो गया, ये आपका पहला रिलेशनशिप। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी वो भी बता देता हूँ। दूसरा आपके पास रिलेशनशिप आता है जो हम लिखेंगे, वो कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली इक्वल है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन इनटू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन और मीन को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट ले, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें, तो जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जियोमेट्रिक। अब ये रिलेशन आप देखें, ये जैसे उसने दे दिया, कैसे हम कर सकते हैं। आप देखिए 1 मार्क के शॉर्टकट क्वेश्चन के लिए अब एग्जाम्पल इसकी अगर हम ले लें, सपोज के लिए आपके पास दिया हुआ है एक डेटा दिया हुआ है एग्जाम में दिया हुआ है, सपोज आपके पास है कि लेट्स से अ स्टूडेंट कैलकुलेट, let's say a student calculated the value, ठीक है, the values of x bar, gm and hm as suppose हम कर रहे हैं 25, 40 and 15, ठीक है, ये आपके पास करें, ठीक है, and he do not know what is the exact values of all these measures. What are the exact values, या what are the exact value of, या what is the value of values of x bar, gm और hm। ये क्वेश्चन एक सिनेरियो उसने बना दिया कि उसने एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किए वैल्यूज gm hm का, लेकिन वो भूल गया कि कौन सी वैल्यू gm की थी, कौन सी वैल्यू hm की थी और कौन सी वैल्यू हार्मोनिक मीन की थी। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप यूज में आना शुरू हो गया। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास ऐसी वैल्यूज दी हो और आपको कहते हैं आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ जी एम, एक्स बार एंड एच एम, तो हम लोग एम्पेरिकल रिलेशनशिप लेके आते हैं कि अगर आंसर्स गिवन है हमारे पास तीनों के और हमने रिकग्नाइज करना है कि कौन सी वैल्यू किसकी है, तो हम लोग एम्पेरिकल रिलेशनशिप अप्लाई करें। तो हम कहेंगे सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास एक्स बार की होगी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, उसके बाद बड़ी जो वैल्यू आई थी वो इसकी आएगी, और उससे जो दूसरे उससे बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो बेसिक में पास आएगी। तो तीनों रिकग्नाइज हो गए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है, और कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ से हम क्लियर कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से क्लियर करें। हो गया, ये तो एक क्वेश्चन हुआ जो कि इसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन पेपर। ठीक, सिमिलरली अगर आपके पास हो कि सपोज कर ले कि इफ़ एक्स बार इज इक्वल्स टू लेट्स से 20, ठीक हो गया, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एग्जाम्पल, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू लेट्स से हम कह देते हैं कि आपके पास 15, ठीक है, फाइंड हार्मोनिक मीन। अब जहन में ये आता है कि हमारे पास डेटा तो दिया नहीं हुआ, तो डेटा अगर नहीं दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हार्मोनिक मीन आते, क्योंकि हम डेटा को यूज़ करके करते हैं। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन करेंगे किसकी, यहाँ पर एम्पेरिकल रिलेशनशिप की, कि हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है द प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्योंकि जीएम इक्वल होता है इसके। तो कभी भी अगर आपके पास दो टर्म्स की वैल्यूज दी हों और एक टर्म की वैल्यू आपने फाइंड करनी हो, तो हम फिर लोग सेकंड एम्पेरिकल रिलेशनशिप उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तीनों की वैल्यूज दी हुई हों और हमें ये रिक्वायर्ड हो कि फाइंड करें हम लोग किसको, हम फाइंड कर लें कि कौन सी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की है, कौन सी वैल्यू अरिथमेटिक मीन की है, कौन सी वैल्यू हार्मोनिक मीन है, तो हम फिर यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। जब आप लोग अपने पास, आपके पास बेसिक स्टैट्स की बुक है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं हो परचेज़ कर लेंगे ना, तो परचेज़ करने के बाद आप इसमें आपके पास जो पेजेस हैं, जैसे मैं इसमें अगर देख लूँ, ये MCQs में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हैं जो आपके पास हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर मैं रीड करने जा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस हैं इसमें पेज 129 के ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 131 के लास्ट क्वेश्चंस अगर हम देख लें तो उसने दिए हैं।
इसमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप के ऊपर कि कौन सी वैल्यू कौन सी है, और अगर दो वैल्यूज़ गिवन है और तीसरा हमने फाइंड करना है कॉन्सेप्ट, तो उसको किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, सो ऑन। तो ये इसमें के अंदर जो है ना वो सारे आपके पास गिवन है, तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने एम्पेरिकल रिलेशनशिप के थ्रू उसको सॉल्व करना है, मीन अगर दो वैल्यूज़ गिवन है, एक वैल्यूज़ नहीं गिवन है, तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप हमारी हेल्प। ठीक हो गया, तो इसको नोट आप लोग कर लें अपने पास, इस तरीके से हम इसको क्लैरिटी में लेके आए। सर ये दो ही रिलेशनशिप्स हैं एम्पिरिकल की? जी जी, यही दो, इन तीनों के दौरान यही दो, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे आपके पेपर में अगर आते हैं तो आपने इस तरीके से करना होगा। चलिए, सिमिलरली आपके पास एक मैयर ये हुए, दूसरा मैयर आपके पास आता है यानी थर्ड मैयर, सेकंड मैयर आपका बल्कि फर्स्ट मैयर आपने कर लिया, सेकंड मैयर जो आ रहा है हमारे पास, जिसको हम एवरेज कह रहे हैं, और हमारे पास मीडियन। ठीक है, जो सेकंड एवरेज आपके पास आ रहा है वो बेसिकली आपके पास है मीडियन। अब मीडियन को हम लोग अगर डिफाइन कर ले कि मीडियन का क्या मतलब है, तो हम कहते हैं अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, a single value that divides a data into two equal parts. उसका मीडियन है। अब मीडियन के साथ हमने जो एक्सप्लेनेशन करनी है, मीडियन मेन मैयर है और इसके सब मैयर आपके पास अब आएंगे, जो सब मैयर्स हैं। ठीक है, मीडियन के साथ जो सब मैयर्स हैं वो एक आपके पास आता है क्वार्टाइल्स। ठीक है, और क्वार्टाइल को हमने फाइंड करना होता है, हम क्वार्टाइल्स दो तरह होते हैं, एक को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, एक होता है आपके पास अपर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल को हम कहते हैं Q1 और अपर क्वार्टाइल को कहते हैं Q3, ये दो क्वार्टाइल। तो अगर एक क्वार्टाइल की डेफिनेशन करूं तो क्या होगा, इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट डिवाइड्स डेटा, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया, इसकी सब टर्म, यानी इसका मतलब वो आप देखें ना, अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे लो, जरूरी नहीं कि एक फैमिली में जायदाद के सिर्फ दो वारिस हों, जरूरी नहीं है ना दो वारिस हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे ये चार हो सकते हैं, चले तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा हम लोग काउंट नहीं करते ना, तो हम लोग इस तरह लेके आते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर कोई वैल्यू, कोई मैयर आप यूज़ करते हो और डेटा को वो दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी मैयर हो जो डेटा को चार हिस्सों में तकसीम कर ले। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि उस डेटा को, किसी डेटा को आप 10 हिस्सों में तकसीम कर लो, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, डी साइज। डी साइज का मतलब होता है कि ये एक वैल्यू है जो कि डेटा सेट को 10 हिस्सों में तकसीम करता है। हो गया, ये हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 है कि 10 हिस्से कर ले, मैक्सिमम भी हो सकता है जिसको हम परसेंटाइल कहते हैं। तो एक पर ये मैं लिखता हूँ पूरा इकट्ठा परसेंटाइल्स, ठीक है, तो परसेंटाइल्स के लिए नहीं, एक, अब डेफिनेटली एक ही रिक्वायर्ड होगा ना जो हमने कैलकुलेट करना है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे एक परसेंटाइल कोई भी हो, P1 हो, जो भी गिवन हो, इसका मतलब है वो बेसिकली 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करें। ठीक हो गया, तो मीडियन, मेन मैयर, और फिर उसके बाद आपके पास क्या है, क्वार्टाइल्स, डी साइज एंड परसेंटाइल। और क्वार्टाइल सिर्फ दो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कल आप आओगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं करते। ठीक है, जो सेकंड क्वार्टाइल इसमें होता है ना Q2 बेसिकली आपके पास क्या होता है, उसको नाम देते हैं मीडियन। Q2 बेसिकली हमारे पास मीडियन होता है, तो मीडियन जब आप कैलकुलेट कर ले तो Q2 कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास सिर्फ दो ही होते हैं। ठीक है, आप सपोज कल अगर आप कहते हैं सर आपने चार कहा तो आप दो कैलकुलेट करें, कैसे। अब अगर ये नंबर लाइन है, इसको मैं चार हिस्सों में तकसीम करता हूँ, तो मेरे पास क्या है, आपके पास देखिए एक पार्ट हुआ, ये दो पार्ट्स हुए, ये तीन पार्ट्स हुए और ये 4 पार्ट्स हुए। तो मैं अगर पहला पार्ट फाइंड करूँ तो Q1 हुआ, दूसरा करूँ Q2 हुआ, तीसरा करूँ Q3 हुआ, तो मुझे चौथे करने की ज़रूरत है, चौथा तो डिफाइंड ही हो गया ना।
पहला अगर Q1 है तो इसका पहला पार्ट हुआ, Q2 का मतलब है सेकंड पार्ट हुआ, Q3 का मतलब थर्ड पार्ट हुआ, Q4 तो डिफाइंड हुआ, इसी वजह से हम Q4 फाइंड नहीं करते। Q2 को क्यों नहीं कैलकुलेट करते कि Q2 जो है वो मीडियन होता है। 2 है ना दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट आ रहा है, मीडियन आ रहा है, दोनों का मिड पॉइंट मीडियन आ रहा है। तो मीडियन जब आपने डिफाइन करना है तो Q2 को डिफाइन करने की जरूरत नहीं। इसी वजह से आपके पास दो क्वार्टाइल्स होते हैं, एक को नाम देते हैं अपर और एक को नाम देते हैं लोअर। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट इस तरीके से किया, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप बेसिक स्टैट्स की बुक ले लें कि हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन भी कर सकें एंड सो ऑन, और हमें क्लैरिटी आए। सर जी, हाँ बोलें। सर ये मीडियन को सेंटर भी कह सकते, सेंट्रल पॉइंट, तो वो आपने हाँ बताया था ना ये। जी, हाँ मिडिल पॉइंट को भी, इसको मिडिल भी कह सकते हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो इक्वल डिस्टेंसेस के साथ हों तो जो मिडिल वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस के साथ ना हो तो मिडिल के साथ अप डाउन करके आपकी मीडियन आ सकता है। लेकिन उसको अगर आप सही तरीके से जो है ना अलाइंड या सही अरेंजमेंट इक्वल डिस्टेंस के साथ रख ले तो मीडियन वही मिड पॉइंट होता है जिसको डेटा का मिड पॉइंट होता है, जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं। अब डेटा के मिड पॉइंट को ऐसे नहीं कहना कि सर सबको प्लस करके डिवाइड कर ले उसके नंबर से, वो मीन हो जाता है। तो मिडिल ऑफ द वैल्यू जो होती है उसको मीडियन कहते सर सर हैं। जी जी सर ये मैं पूछ रहा था कि सर आपने कल वो अर्थमेटिक मीन में सर कोडिंग वाला मेथड करवाया था, तो सर इन दोनों में कोडिंग वाला मेथड नहीं करेंगे? नहीं, इस पर ज़रूरत नहीं है, वो सब अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक हो गया, सही है सर। ठीक है इंशाल्लाह फिर कल क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।